नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सावन मास के पवित्र अवसर पर राजधानी रायपुर के गुड़ियारी क्षेत्र में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, आज मारुति मंगल भवन गुड़ियारी से हरकेश्वरनाथ महादेव मंदिर तक हजारों की संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक हेतु रवाना हुए। ये आयोजन छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति परंपरा को जीवंत बनाए रखने का कार्य करता है, हमारे लोक विश्वास की गहराई को प्रकट करता है। डोंगरगढ़ स्थित एक्सिस बैंक शाखा में लंबे समय से चल रहे करोड़ों की बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने कर्मचारी उमेश गोरले को उसकी पत्नी उषा गोरले के साथ में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अब तक 43 खाता धारकों ने शिकायत दर्ज कराई है और प्रारंभिक जांच में अभी तक सामने आया है कि उसने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की है। बैंक शाखा प्रबंधक रिंकू कुमार 26 जुलाई को शिकायत के आधार पर एफआईआर में बताया गया था कि आरोपी उमेश गोरले ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2025 के बीच में ग्राहकों के नाम पर फर्जी ऋण, ओवरड्राफ्ट खाते और नेट बैंकिंग का दुरुपयोग कर करोड़ों की रकम निकाला है। ये 26 जुलाई को एक्सिस बैंक के मैनेजर ने लिखित शिकायत दी थी, जिसमें कुल 6 अकाउंट धारक एक्सिस बैंक के, उनके साथ एक धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत दी थी, जिसमें थाना डोंगरगढ़ में बाहर पंजीबद्ध हुआ और मामले की विवेचना के दौरान एक्सिस बैंक के एरिया मैनेजर उमेश गोरले से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि जितने भी एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनके लोन जैसे कि उनके एमपी अकाउंट है, उनके ओवरड्राफ्ट अकाउंट उन्होंने खोल करके डिजिटली अपने मनापुरम लोन अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया, फिर वहां से अपने लिंक्ड एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके बाद से वो पैसा उनके मदर और वाइफ के खातों में गया और इसी बेस पर उनके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य पाए जाने से धारा 318(4) और 316(5) के तहत और उनकी वाइफ के खिलाफ भी आरोप सिद्ध होने से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरोपी के कब्जे से एक में कुंडई क्रेटा कार और बॉन्ड पेपर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं और अभी तक इस एफआईआर में कुल 43 और शिकायत मिली थी, जिनको समाहित किया गया है इस प्रकरण में और अभी प्रकरण विवेचना में है। जितना भी मनी के लिए इन्होंने ट्रांजेक्शन किया उसको हम अगली विवेचना कर रहे हैं। गिरफ्तारी कितनी से? गिरफ्तारी आज दिनांक को गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार जो आरोपी है इसमें उमेश गोरले और उसकी पत्नी उषा गोरले। दार्जिलिंग से एक प्रेरणादायक इंटरव्यू, जिसमें दार्जिलिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हिमालय के खूबसूरत पहाड़, इन पहाड़ों से टकराते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम। जी हाँ, हम हैं इस समय एक ऐसे ही शहर में जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जिसके बारे में सभी जानते हैं और जो भी जानता है वह जरूर ये सोचता होगा कि जिंदगी में कम से कम एक बार वह यहाँ जरूर आए और उसे आना भी चाहिए। मगर ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियां जितनी सुहानी हैं, जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हैं। वे लोग जो यहाँ रहते हैं उन चुनौतियों का हर रोज सामना करते हैं, मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छी, एक सफल लाइफ जीते हैं। आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं श्री राजेश वधान जी। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा। आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा रही और किस तरह से आज आप एक सफल बिजनेसमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन पहाड़ी में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आप बड़े हुए, इन सब बारे में यदि आप हमें बताएं तो शायद हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार सभी दर्शकों को। राजेश जी, तो आपको धन्यवाद जो आप इतना दूर से
आके जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इसके लिए हम इसी दार्जिलिंग का रहने वाला है। तो मेरा जन्म भी इधर हुआ है, मेरा शिक्षक या एजुकेशन ये सब इधर ही हुआ है। और हम इधर से 200 सालों से रह रहा है। जो सेंट जोसेफ स्कूल से हम क्लास 5 से उधर था, सेंट जोसेफ से क्लास 10 तक उधर पढ़ा हूँ। उसके बाद हम सेंट जोसेफ कॉलेज में था, सेंट जोसेफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है। और उसके बाद में काम करने के लिए हम सिक्किम भी चला गया था 2-3 साल आफ्टर माई बीकॉम एग्जाम्स। ठीक है, तो सिक्किम में काम करने के बाद 3-4 साल सिक्किम में काम किया हूँ, गंगटोक में। उसके बाद दार्जिलिंग में भी किया हूँ छोटे मोटे। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पर हम अकाउंट्स दिखता था। हाँ, बीकॉम बैकग्राउंड होने के कारण हम अकाउंट्स ही दिखता था। करीब 10 साल का मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में अभी हम सेंट जोसेफ स्कूल में काम करा है एज ए सेक्रेटरी। हाँ, जो मेरा इस साल 25 साल हो रहा है। हाँ, तो मेरा दोनों लड़का लोग, जो बेटा है मेरा, दोनों उधर से पास कर चुका है। और एक तो मेरा दिल्ली में है और काम कर रहा है। एक छोटा बेटा यहाँ पर जो है बंगलोर में, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी एडमिशन है, उधर जाएगा। तो जैसा कि इन पहाड़ों में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो इन चुनौतियों ने आपको किस तरह से मजबूत बनाया? जो आम जीवन की परेशानियां होती हैं, जो दुख सुख होता है, उसे हैंडल करने में आपको आसानी हुई? इस पहाड़ में रहने का दूसरा अलग मजा है जो है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। जो आपको फिजिकल फिटनेस भी देता है, मेंटली फिटनेस भी देता है। जैसे यहाँ का जो सुंदरता है, जो फ्रेश हवा है, हाँ, ये आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रखता है। मैं यहाँ डाली फाटक सेवा संघ है, जो हमारा एक सोसाइटी है, उसका सेक्रेटरी बहुत दिन से हूँ, बहुत साल से हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा मुसीबत हो या ऐसा कुछ लगा तो हम सभी जन को, या जितना भी एरिया है, सब जन को जाना पहचानता हूँ। तो वो सबको, जिसको भी परेशान हो या हमको भी परेशान हो, हम एक दूसरे को मिलकर हैंडल करता है। हम लोग पहाड़ का जो आखिरी लोग होता है, हम बहुत ईमानदारी होता है और हमारा नियत बहुत साफ होता है। तो हम लोग का वो झूठ का वो ऐसा कुछ है, वो हमको मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, हमारा जो है वो किसी को हेल्प करना ही हम जरूरत समझता है। हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है और हम होम स्टे रन करता है। वो होम स्टे का नाम है रैम्बलेस होम स्टे, जो मेरा बड़ा बेटे ने रखा है। ठीक है, तो इसका रैम्बलेस का मीनिंग है कि जो मतलब जो गेस्ट रहने का जगह ढूंढते आएगा, हाँ, उसके लिए वो एक मतलब नेस्ट जैसा है। हाँ, एक होम है। होम फार अवे फ्रॉम होम। देश विदेश से लोग आपके होम स्टे में आते हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ठीक है, इसमें हमको ऐसा मौका मिलता है कि यहाँ पर दुनिया भर का लोग आता है, जैसे इंडियन भी आता है, फॉरेनर्स भी आता है। तो हम वो मतलब बिजनेस इंटरेक्शन जो होता है, मतलब हमारा रहन सहन का, उन लोग का रहन सहन का, तो इसमें बहुत मजा आता है और कुछ सीखने को भी हमको मिलता है। जो होम स्टे या होटल में बहुत डिफरेंस होता है। होम स्टे में हम लोग साथ में रहता है। हाँ, जो एक बिल्डिंग है वो साथ में रहता है। तो हम किसी भी जो भी गेस्ट आता है तो उसके मतलब जितना भी फ्री टाइम है हमारा, जब स्कूल जाएगा, सुबह जाने के आगे हम गेस्ट से बात करता है, उसका क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, उसका क्या घूमने कहाँ जाना है। तो हम ये सब मिला के जाता है इसको, वो लोग का साइट सीइंग क्या करना है, कहाँ पर जाना है। स्कूल होके हम जब बाद में स्कूल से आता है तभी वो लोग भी साइट सीइंग करके ड्रीम काम करके आता है। तो ये लोग का फीलिंग्स कैसा होता है, हाँ, वो लोग को कैसा महसूस हो गया ये सब देखने में, तो आप जानने में बहुत अच्छा है। कोई जितना भी है आपका यहाँ पर जो गेस्ट आए सब खुशी हुआ है। क्योंकि अब जैसे होटल में कोई भी गेस्ट जाता है तो मालिक को तो पहचानता नहीं है, मालिक तो दिखता ही नहीं है। लेकिन होम स्टे में हम मालिक भी है, हम यहाँ का सर्वेंट भी है, क्योंकि हम सब मिलकर काम करता है। इसमें मेरा जो वाइफ है सविता, सभी बोलता है हम उसको, तो हमको बहुत हेल्प करता है।
जो 90% वही करता है। हमारा काम है थोड़ा मैनेजमेंट करना है, बुकिंग लेना है और गेस्टों के साथ बात करना है, क्योंकि वो तो बिजी रहता है अपना स्टाफ के साथ, दूसरा फील्ड है। तो इसलिए मेरा वाइफ को ये 90% से उसको जाता है। Namaste everyone. I am Mrs. Sabita Pradhan. I am the co-owner of the Ramdas Nesting Homestay. At present, I am looking after this homestay, and I am very happy and satisfied looking after this property. Excited to share our culture, knowledge from my hometown, from my community as well. The motto of my life is to make people happy and to be happy myself also. Okay, usually don't need any over exercise here. Our daily up and down makes us stronger. Living standards now at present is very high, isn't it? Very high. Everybody, I can see even in Darjeeling, our children living in a high standard. Okay. Regarding living standard, I don't want to say anything. Okay, because it's their choice. Even some people, even if they are very rich, wealthy, they don't want to live like a high-profile life, isn't it? Whatever they are satisfied, isn't it? And some people, poor people, even if they don't have anything, they want to live a like a high-profile, well dressed out, isn't it? Grooming themselves day by day, isn't it? So I don't want to talk about the standard of living. What I want to say is, wherever you are, whatever you do, whatever way you live happily and give positive vibes to the others. If you yourself are not happy, not satisfied, then what can you donate or impart to others, isn't it? Be honest to yourself, hardworking, well determined, that is the motto of happy life. According to me, that is what I do, isn't it? I am very self-determined. If I want to do this, I will do anyhow, isn't it? But that should be a positive and a good, not harming other people, isn't it? If my determination harms to somebody else, then that is wrong. That is just hypocrisy, isn't it? If I'm doing the sitting work over here, I must do honestly. It's not that I'm doing wherever people can see. I will not do to the nook and corner of the house, because it has to be cleaned thoroughly, isn't it? It's not that wherever people see, I sit there only. So that is not honest work. I'm sitting with a must sweep properly and nook and corner of the house, isn't it? So that everywhere remains safe and hygiene, to maintain hygiene and what? At the same time, I'm beautify environment also. No, if it is untidy, not hygiene, then your environment looks untidy, isn't it? Harming. There will be so many things happening around if the place is not clean, isn't it? This start from there. Honesty, service and determination should be the motto of your life, to make yourself happy and to make people happy around you. This is the motto of Mrs. Pradhan and of course Mr. Pradhan. जब कोई मेहमान पहली बार आपके होमस्टे में आता है, तब वो पहली फीलिंग क्या होती है कि ये बिजनेस में देखिए, गेस्ट भी आपका तरह तरह का आता है, बहुत अच्छा आता है, और बहुत मतलब वो लोग का नेचर तो आप चेंज नहीं कर पाएगा, ह्यूमन नेचर होता है, तो उसको तो अभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो जो थोड़ा नेचर में फर्क होता है, उसको भी हम ठीक करता है अच्छे से। हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हम उसको बात करके, उसको सिखा के कैसा है क्या है करके, उसको भी थोड़ा अच्छा महसूस करवाता हूँ। लोगों से मिलकर उनसे बात करके आपको क्या लगता है, क्या उनमें किसी प्रकार के सुधार की जरूरत आप महसूस करते हैं उनकी सोच में, कि उनका जीवन और आसान हो सके? आजकल जो लोग हैं वो व्यस्तता के कारण उसका इतना टाइम नहीं है, अपना ही मतलब अपना ही ध्यान में रहता है,
तो दूसरे के लिए कुछ मतलब सोने का उसको टाइम नहीं मिलता है। और ये आपका क्या बोलता है, ये सोशल मीडिया ये देखने में सब बिजी होता है, तो आप एक घर में भी रहता है, सब मोबाइल में बिजी होता है, तो इससे थोड़ा मानसिक तनाव हो जाता है। ये लोग को जैसे ये दार्जिलिंग घूमना आना चाहिए, यहाँ का जो फ्रेश हवा है, थोड़ा एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए घूमना आना चाहिए, तो थोड़ा वो लोग का जो बिजली शेड्यूल है उससे भी थोड़ा छूट मिलता है। और यहाँ का जो सौंदर्य है, जो ब्यूटीफुल जो दार्जिलिंग इतना अच्छा है, सुंदरता है, और जो फ्रेश एयर मिलता है आपका, वो थोड़ा लेके वो लोग का थोड़ा तनाव दूर कर सकता है। आप बिजनेस से भी जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, समाज में भी आप अच्छा योगदान देते हैं, तो आपको क्या लगता है किसी इंसान की ईमानदारी, उसकी नेक नियत और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की जो भावना होती है, उससे क्या उसको जीवन में सफल होने के लिए मदद मिलती है? इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मानवता दर्शाता है इससे। हाँ, एक दूसरे को जो आप हेल्प करता है, एक दूसरे का जो मन का जो तनाव है, मेंटल प्रेशर होता है, ये दूर करने में मतलब आपको वो वर्षों तक याद करता है आप। और एक कोई देश थोड़ा तनाव में आ जाता है तो आप उसको खुश करके आप भेजता है, तो आपको ये ना वर्षों तक याद रहता है, तो उसके टच में रहता है आप लोग। हाँ, हम उसके टच में रहता है, वो फोन करता है, वो दूसरा नया गैस भेजता है, तो हम ये बिजनेस करके मैं बहुत खुश है। हाँ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, लेकिन एक जो इंटरेक्शन होता है गैस के लिए, उसके लिए भी है। तो मित्रों, यही वो बात है जो हर इंसान को ऊंचा उठाती है, हर इंसान के जीवन को और भी सुहाना और हसीन बनाती है, इन वादियों की तरह। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि दूसरों के लिए जिस तरह से ये सोचते हैं और जिस तरह से ये दूसरों के लिए काम करते हैं, उससे इनका जीवन और सुखी है। इन पहाड़ों की चाहे जो भी चुनौतियां हों या इन पहाड़ों का जो सुहानापन हो, इन सभी उतार चढ़ाव के साथ ये अपना जीवन बड़े ही सुख से और समृद्धि के साथ जी रहे हैं। और यही जिंदगी हमें सिखाती है कि जो दूसरों को खुशियां देता है, उसके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर की सुबाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर की सुबाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं।
जहां उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हें माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुबह में वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वह इस आश्रम में यहां रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहां रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाणी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ पे परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक है, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या करेंगे। मैं अभी सुवानी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू हुआ। जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहा है। 2020 से 2 और 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की हाँ, कैपेसिटी जी। लगभग लोग हैं। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक बुढ़ासू कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है, डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार है, इनकी बिटिया है, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी साहब कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं, अभी देखा सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखो ऐसे इतने देरों में आप कुछ उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसी जगह में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ी को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए, उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, न कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है।
कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसी जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।